नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विज़न यूपीपीएससी पर। हम मध्यकालीन भारत को डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमने दिल्ली सल्तनत को डिस्कस किया है। 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे आज। उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए है। यदि आप यूपीपीसीएस प्री 2020, आरओ प्री 2016 और बीईओ प्री 2019 की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके सभी जानकारी आपको नीचे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी और उसके साथ ही आप acharya.com को भी विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है विज़न यूपीपीएससी, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ में ये क्विज़ भी हो रही है जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो मध्यकालीन भारत में हमने गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया। उनकी राजनीतिक, आर्थिक और उन्होंने क्या क्या सुधार किए थे, उनकी सैन्य व्यवस्था किस तरीके की थी, इसके बारे में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है। अराउंड 100 MCQs हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम और 50 MCQs इसके बारे में देखेंगे और उसके बाद हमारा दिल्ली सल्तनत का पार्ट पूरा, ये जो पोर्शन है मध्यकालीन भारत में इम्पॉर्टेंट पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगेन आप लोग इस तरीके से एक टेबल बनाइए जिसमें क्वेश्चन नंबर, योर आंसर, करेक्ट राइट आंसर और मार्क्स इस तरीके से लिखिए। 1 2 3 यहाँ पे नीचे टोटल करना है। आपका आंसर ए है, करेक्ट आंसर बी है, तो यहाँ पे -1 कर दीजिए। आपका आंसर, यहाँ आंसर है आपका बी, राइट आंसर भी बी है, तो +1 कर दीजिए। इस तरीके से आप करते रहिए। 50 MCQs की ये जो सीरीज़ है इसको आप पूरा करिए और देखिए लास्ट में आपके कितने मार्क्स आए हैं और अपने मार्क्स कमेंट में ज़रूर लिखिए, जिससे कि आप दूसरों के साथ कंपेयर कर पाएँ, क्योंकि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी पता चले और आप भी उनसे जानकारी ले पाएँ कि आखिर आप किससे कितना पीछे हैं और किससे कितना आगे हैं। ठीक है, तो ये रियल एग्ज़ाम की तरह थोड़ा सा आप इसको देखें और MCQs भले हम इसे सॉल्व कर रहे हैं सॉरी, लेकिन ये आपको लर्न करने के लिए भी है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, दिल्ली के शासकों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए खूंटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। दिल्ली में शासन करने के लिए बहुत सारे राजवंश हमें दिखाई देते हैं, तो उनका हमें कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन था? गुलाम वंश। कब से? 1206 से आए हैं गुलाम वंश वाले। ठीक, उसके बाद तुगलक वंश है। ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद 1320 में खिलजी वंश को हटाने के बाद गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ठीक, उसके बाद आया है लोदी वंश। लोदी वंश किसके कब आया है? तुगलक का जो एक, सॉरी, उसके बाद आया है शर्की वंश। लोदी वंश लास्ट में है। शर्की वंश कब आया है? शर्की वंश तुगलक का जो एक अमीर मलिक सरबर था, उसने शर्की वंश की स्थापना की थी। इसे जो है पूर्व के स्वामी के नाम से भी जाना गया और पूर्व का सिराज कहा जाता है। इसने जौनपुर को अपनी राजधानी बनाया था। और सबसे लास्ट में आया है लोदी वंश। 1484 में बहलोल लोदी ने जौनपुर को जीत के, जौनपुर पे जहाँ पे शर्की राज था उसको जीत के अपने दिल्ली सल्तनत के राज में मिला लिया। तो यहाँ पे सबसे पहले गुलाम 1 2 4 एंड 3, 1 2 4 एंड 3 हमें दिखता है बी में। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप पूरा एक्सप्लेनेशन देख भी सकते हैं और ये इसको याद रखिए। और एक और है इसमें बीच में, सबसे पहले गुलाम वंश है, याद कर लीजिए, गुलाम है सबसे पहले, फिर खिलजी वंश आएगा, फिर तुगलक, तुगलक के बाद बीच में इधर शर्की, और शर्की जो है दिल्ली सल्तनत में एग्जैक्टली काउंट नहीं किया जाता है। तुगलक के बाद आएंगे हमारे सैयद वंश और उसके बाद आता है लास्ट में लोदी वंश। और लोदी वंश के इब्राहिम लोदी के साथ बाबर की लड़ाई हुई थी और उसके बाद मुगल काल की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बहलोल लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने सरहिंद की इक्तादारी प्राप्त की थी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। उसने
सैयद जो तैमूर का आक्रमण हुआ था, तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली में सैयद वंश स्थापित हो गया था। आपको याद होगा तैमूर के आक्रमण के समय उसने सबको मारा था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, उसने खिज्र खां को वो सब राजपाट दे करके चला गया था, और खिज्र खां ने ही सैयद राजवंश की स्थापना की थी। उस समय जो है पंजाब पर अफगान शासकों ने सत्ता हासिल कर ली थी, स्थापित कर ली थी, और बहलोल लोदी जो प्रमुख था उसने सरहिंद की इक्तादारी प्राप्त की थी। सेकंड, उसने खोखरों की शक्ति पर अंकुश लगाया था। खोखर तो आपको पता थे बहुत लड़ाका कबीले थे। इन्होंने ही किसे मारा था, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने भी इनके साथ युद्ध किया था, क्योंकि इन्होंने बहुत परेशान किया था। खोखर उस टाइम हार गए थे। फिर इल्तुतमिश के टाइम पे भी इनसे झगड़ा हुआ था थोड़ा, और इल्तुतमिश गौरी के साथ भी आया था इनके पास। इनसे जब लड़ाई हुई थी, मोहम्मद गौरी और खोखर जनजाति की जब लड़ाइयाँ हुई थी, तो इल्तुतमिश उस समय साथ था। ये खूंखार लड़ाका कबीले थे। तो इनकी शक्ति पर अंकुश बहलोल लोदी ने भी लगाया है। कौन से कथन सत्य हैं? दोनों कथन सत्य हैं। आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 3, सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी कौन है? लोदी वंश का द्वितीय शासक है। इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी, उसने अनाज पर से चुंगी हटा दी थी, बिल्कुल ठीक है। उसने गज ए सिकंदरी का निर्माण किया था, ये एक तरीके का पैमाना होता था, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। लगान हेतु सूचियां बनवाई जो शेरशाह के समय तक प्रयोग की गई, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। उसने हिंदुओं पर जजिया नहीं लगाया, ये स्टेटमेंट गलत है। वो एक कट्टर धार्मिक शासक था, और उसने जो महिलाएं थीं उनको मजार पे जाने, जूस में निकलने तक की मना कर दी थी, और हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगाया था, और हिंदू मंदिर नागरकोट को तोड़ा भी था और लूटपाट भी की थी। तो यहाँ पे डी जो है स्टेटमेंट गलत है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1506 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की, बिल्कुल सही है। उसने आगरा नगर की स्थापना की है। उसने आगरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था, और उसने आगरा नगर की स्थापना क्यों की थी? क्योंकि जो आगरा है वो यूपी में कहीं इधर को पड़ता है, ठीक है। और इधर जाने, इसके बाद ये राजस्थान के लिए और गुजरात मालवा के लिए भी यहाँ से रास्ता निकलता है। तो उसने क्या सोचा था कि अगर वो यहाँ पर अपना राजधानी स्थापित करेगा या शासन करेगा, तो उससे क्या होगा कि वो जो राजस्थान, आगरा, गुजरात मालवा जाने के लिए जो रास्ता है उस पर वो नियंत्रण स्थापित कर सकेगा। तो दोनों ही कथन सत्य हैं। आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, 15वीं सदी में कश्मीर शैव धर्म के केंद्र के रूप में विख्यात था, सही स्टेटमेंट है। और उस समय जो है वहाँ के सरदार जो जिनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं थे, उन्हें घुसने भी नहीं दिया करते थे। और सेकंड स्टेटमेंट है, 15वीं सदी में कश्मीर में सूफी संतों को ऋषि कहा गया जो हिंदू इस्लाम के समाहार थे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। जब 15वीं सदी में जो जैनुल आबदीन गद्दी पर बैठा, तो कश्मीरी समाज में काफ़ी चेंजेस आए। मध्य एशिया के मुस्लिम संत और शरणार्थी कश्मीर पहुँचे, और एक नए हिंदू इस्लाम श्रृंखला का उदय हुआ जो सूफी कहलाए, इन्हें ऋषि भी कहते थे। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। अच्छा, आप लोग एक बात सोच रहे होंगे, नॉर्थ वेस्ट से जब हमारे यहाँ सारे आक्रमण हुए हैं, सब लोग आए हैं, तो ये लोग कश्मीर में क्यों नहीं अपना राजपाट जमाया या इतना शासन कर पाए? उसका पंजाब की साइड से ही आ रहे हैं। उसका एक रीज़न क्या है, ये कि कश्मीर में जो है बहुत ज़्यादा ठंड होती है। उस समय स्वेटर्स, हीटर्स और इतनी सारी चीज़ें नहीं थी, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो अपने आप को वहाँ पे सरवाइव कर पाते। इसलिए कश्मीर पे बहुत ज़्यादा आपको लोगों का या बाहर जो लोग आए हैं उनका शासन नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी के भी शासन करने में या किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में क्लाइमेटिक कंडीशंस, जोग्राफिकल उसके जो फीचर्स हैं वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इसीलिए आ जरूर वहाँ से रहे थे, लेकिन वो मुल्तान और उसके बाद इधर पंजाब, ये सब होते हुए आ रहे थे भारत में।
क्वेश्चन नंबर 6, घटौली की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई है? तो घटौली की लड़ाई जो है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई है। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा बी, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था वो आखिरी शासक है लोदी वंश का, और उसके बाद मुगल वंश स्टार्ट हो गया है। तो क्या हुआ, जब इब्राहिम लोदी मालवा की पराजय हो गई, उसकी मालवा पे वो हार गया, तो उसने मेवाड़ पे आक्रमण कर दिया, और उसके बाद राणा सांगा उस समय शासन कर रहे थे मेवाड़ पे, उसने लोदी को बुरी तरीके से घटौली की लड़ाई में भी हरा दिया था। आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। किस लिए? इसके उन्होंने राणा कुंभा ने बनवाया था, और उन्होंने सिंचाई के लिए अनेक झीलें और कुंभलगढ़ का प्रसिद्ध किला भी बनवाया। ये आप ध्यान रखिएगा कि देखिए, झील, कुंभ और उसके बाद तालाब, ये सब कौन खुदवाएगा? जहाँ पे नदियों की कमी होगी, जहाँ पे सूखा ज़्यादा पड़ रहा होगा। आपको याद करिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील बनवाई थी, फिर अशोक ने उसको थोड़ा सा सही मरम्मत कराई थी, फिर जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने कराया था। तो ये सब वहाँ पे हैं जहाँ पे पानी की कमी है। थोड़ा सा ये इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के करेंगे तो आप आंसर को अच्छे से कर पाएंगे, आप आंसर निकाल पाएंगे। आपको नॉलेज भले कम भी हो, नहीं भी पढ़ के गए हो, तो भी आप कहीं ना कहीं से जोड़ पाएंगे उस चीज़ को। और उसके साथ इन्हें जो है, राणा कुंभा को नाट्य शास्त्र का प्रमुख ज्ञाता भी माना जाता है। उसने चंडी शतक और गीत गोविंद जैसे ग्रंथों की रचना भी की है। उन्होंने अचलगढ़, सास बहू का मंदिर तथा सूर्य मंदिर का भी निर्माण कराया है। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है? इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था, किंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के दूसरे दिन किसको गद्दी में बिठाया गया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। तो सबसे पहले ये है, फिर रजिया है, और रजिया के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह को, फिर अलाउद्दीन मसूद शाह को। तो ये जो है इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ये घटना इस तरीके से बिठाया गया है। 1236 से लेके और 1246 तक इतने 4 राजा बदल गए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस मुस्लिम इतिहासकार ने रजिया के विषय में लिखा है कि उसमें सुल्तान होने के सभी गुण मौजूद थे, परंतु सारे गुणों का फायदा ही क्या हुआ जब वह एक स्त्री के रूप में पैदा हुई? तो ऐसा लिखा है मिनहाज उस सिराज ने। वो गद्दी नशीनी उसकी देख के सब जो तुर्क सरदार थे उनको खराब लगा, उलेमा जो थे उन्होंने भी इसको गलत माना। वो जनाना कपड़े पहन कर के आती थी, तलवार लेके चलती थी, इस तरीके के जो काम थे, इसके कारण लोगों को ये चीज़ें उसकी पसंद नहीं आई, और इसलिए कहा गया है कि उसमें सारे गुण थे, लेकिन वो क्या थी? एक स्त्री थी। अमीर वर्ग के ने उसे शासक के रूप में कभी भी स्वीकार ही नहीं किया। आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कुतुब मीनार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया, सही है। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूरा हुआ, ये भी ठीक है। गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के समय में, ना कि गियासुद्दीन। फिरोज शाह तुगलक के समय में कुतुब मीनार की चौथी मंजिल पे बिजली गिर गई थी, जिसके कारण ये क्षतिग्रस्त हो गई, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसे और बनवा भी दिया। यानी कि कितने शासकों ने इसे बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। तो फिर लास्ट स्टेटमेंट देख लीजिए, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया गया, सही स्टेटमेंट है। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। सी इज द क्वेश्चन नंबर 11, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किस शासक के शासनकाल में आया था?
चंगेज खां, आप देख रहे हैं बहुत लंबे समय से मंगोल आक्रमणकारी रहे हैं, ठीक है। और कब इनका अंत हुआ है जाकर के, खिज्र खां को जब इन्होंने अपनी सत्ता दे दी है, उसके बाद मंगोल आक्रमण नहीं देखने को मिले हैं। तो चंगेज खां कब आया था भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर, इल्तुतमिश के समय। आपको जब इल्तुतमिश बताया जा रहा था तो उसमें डिस्कस किया गया था कि जलालुद्दीन मांगबरनी जो था, ख्वारिज़म शाह का जो पुत्र था, उसने इल्तुतमिश से सहायता मांगी थी, पर उन्होंने डिप्लोमेसी अपनाई और इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया उसे उसकी सहायता करने से चंगेज खां के विरुद्ध, क्योंकि उनको डर था कि अगर वो उसकी सहायता करेंगे तो फिर चंगेज खां इन पर आक्रमण कर देगा। और जलालुद्दीन मांगबरनी ने क्या किया था कि जो नदी थी सिंधु नदी में, उसने वो कूद गया था, जिसके कारण ये चंगेज खां से थोड़ा बच भी गया और 1224 में ये वापस लौट गया और मंगोल आक्रमण से दिल्ली साम्राज्य को कोई भी क्षति नहीं पहुंची। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निम्नलिखित में से किसे संरक्षण प्रदान किया है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने हसन निज़ामी को संरक्षण प्रदान किया है और फ़क्र ए मुदब्बिर को और हसन निजामी दोनों को संरक्षण प्रदान किया है। और ताजुल मासिर, इनकी जो रचना है हसन निजामी की, ताजुल मासिर, कुतुबुद्दीन को ही उन्होंने अपनी रचना जो है समर्पित की है। आंसर हो जाएगा वहां पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी। वेरी इजी क्वेश्चन। उसकी राजधानी क्या थी, लाहौर। और दिल्ली किसकी राजधानी थी, इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश के समय दिल्ली राजधानी बन गई थी। उसने क्या किया था, ऐबक ने अपनी बहन की शादी कुबाचा से की, परंतु प्रतिद्वंदी यल्दौज की तरफ से खतरा हमेशा उसे बना रहा। ये सब क्या थे, ये सब स्लेव थे, ठीक है। इसलिए ऐबक सदा लाहौर में ही रहा, ठीक है, और दिल्ली आने का अवसर उसे कभी मिला ही नहीं। आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है इल्तुतमिश ने हमेशा अपने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे और चांदी का टंका, तांबे का जीतल, ये सब उसने चलवाया था। उसके साथ ही उसने सिक्कों पर टकसाल का नाम भी लिखवाया था, ठीक है, और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन से संबंधित नहीं है। उसने फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उसी ने की थी। उसने इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, ये स्टेटमेंट गलत है। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की है, इल्तुतमिश ने की है। उसने सिजदत और पैवोस की शुरुआत की है, सही स्टेटमेंट है। कल ही आपको बताया गया था सिजदा और पैवोस क्या है, आप कमेंट में बताइएगा ये दोनों क्या है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। आपको पता है ये कौन था जो बलबन है, बलबन था नासरुद्दीन महमूद का जो इल्तुतमिश का बेटा नासरुद्दीन महमूद का नायाब था बलबन, और नासरुद्दीन महमूद ने ही इसे उलूग खां की उपाधि दी थी। इस तरीके से याद रखिए, इल्तुतमिश, उसका बेटा नासरुद्दीन महमूद, ठीक है, और उसका नायाब कौन है, बलबन, उसे उलूग खां की उपाधि दी गई थी, ठीक है। और इसने क्या किया, उलूग खां ने या बलबन ने अपनी बेटी की शादी इससे कर दी और डायरेक्टली इनडायरेक्टली राजपाट पे काम करने लगा। और उसके बाद उसने सब कुछ, ऐसा कहा जाता है उसने नासरुद्दीन महमूद को जहर दे दिया था और खुद राजा बन बैठा था। इसने चहलगामी जो चालीसा था इल्तुतमिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, उसको भी ख़त्म कर दिया था, ठीक। तो यहाँ पे आंसर क्या है हमारा, बी हो जाएगा। और बलबन के बारे में एक और चीज़ है, उसने राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप जो है उसको भी लाया था। वो क्या कहता था, वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, ठीक है। और इल्तुतमिश का तुर्कान चहलगानी उसने समाप्त कर दिया था। और जो एकमात्र विद्रोह उसके समय में हुआ था, बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने किया था, उसका दमन बलबन ने किया था। और बलबन का जो बेटा था उसने दिल्ली पे शासन करने की बजाय ये सोचा स्वतंत्र रूप से वो बंगाल में रहे। और जब उसको कहा गया बलबन के बारे में कि बलबन ने कहा कि अब तुम इस गद्दी को संभालो, तो उसने मना कर दिया था। उसके बाद बलबन का पोता बैठा था।
नेक्स्ट, किस सुल्तान की न्याय व्यवस्था के संदर्भ में इब्न बतूता ने लिखा है कि सुल्तान के महल के सम्मुख संगमरमर के 2 सिंह बने हुए थे जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थी। पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था, उसकी फरियाद सुनकर तुरंत न्याय की व्यवस्था की जाती थी। ऐसा कौन है? रजिया तो इतना ज़्यादा कर ही कुछ नहीं पाई थी, तो ये नहीं होगी। इल्तुतमिश ऐसा था। इल्तुतमिश की न्याय व्यवस्था इस तरीके की थी। ना बलबन है, ना अलाउद्दीन खिलजी है। और सल्तनत काल में न्याय व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता था? काजी उल कुजात। काजी उल कुजात। ये सब याद रखने हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, बलबन के राजत्व सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है। नियाबतें खुदाई का अर्थ ईश्वर का प्रतिबिंब है। गलत। नियाबतें खुदाई का मतलब क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि। राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। और जिल्ले अल्लाह से तात्पर्य क्या है? राजा ईश्वर का प्रतिबिंब है। ठीक है, उसका हृदय क्या है? दैवी प्रेरणा व कांति का भंडार है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट अगर मैच द फॉलोइंग होते तो सही होते। सत्य कथन पूछा है तो डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। दोनों में से कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राजवंश के राजाओं ने अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? याद रखिएगा, अलाउद्दीन दक्षिण भारत की तरफ भी गया था, देवगिरी के राजा। ठीक है, तो चंदेरी राजाओं ने भी कर दी थी, धार ने, उज्जैन ने, सबने ही कर ली थी, लेकिन पांड्य राजाओं ने इसका आधिपत्य कभी भी स्वीकार नहीं किया था। आंसर क्या हो जाएगा? डी। और आप इसको लॉजिक से भी कर सकते थे कि पांड्य जो है शासन काल वो बहुत सुदूर दक्षिण में है, तो वहां तक ये नहीं पहुंच पाया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, अलाउद्दीन की दक्षिण विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन की दक्षिण विजय में उसका प्रतिनिधित्व सैन्य प्रबंधन किसने किया था? याद करिए, मलिक काफूर ने। और आप पद्मावत मूवी देखेंगे, उसमें भी जो मलिक काफूर उसमें हर जगह दिखाया गया है वही वाला है। देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, दक्षिण की जनता ने मुस्लिम आधिपत्य का विरोध नहीं किया। सही है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो अपने शासक से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसका विरोध नहीं किया। दक्षिण की जनता अपने हिंदू शासकों के शासन से असंतुष्ट थी। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सही कथन पूछा गया है तो सी सही हो जाएगा। दोनों कथन सही है। आपस की लड़ाई, राजा और प्रजा की लड़ाई में मुस्लिम शासक जीत गए। नेक्स्ट, 20, क्वेश्चन नंबर 20, अलाउद्दीन की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था। सही है, नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था और पैगंबर के समान भावी पीढ़ियां उसका नाम लें, इसलिए वो ऐसा चाहता था। सिकंदर के समान अपनी विजय पताका दूर दूर तक फहराना चाहता था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। जैसे सिकंदर ने कहा था कि वो विश्व विजय करेगा, उसी तरीके से ये भी चाहता था। और उसने क्या किया? अपने सिक्कों और सार्वजनिक प्रार्थनाओं में स्वयं को दूसरा सिकंदर या सिकंदर सानी घोषित किया था। थर्ड स्टेटमेंट, उसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, बिल्कुल की सही है। उसने अमीर वर्ग के दमन के उपाय के रूप में उनकी संपत्ति जब्त करने की प्राथमिकता दी। आप ध्यान रखिएगा, उसे बहुत डर रहता था कि कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र न रचे, साजिश न रचे, इसलिए उसने भोज पर और सब चीज़ों पर रोक लगा दी थी। इसी तरीके से उसने क्या किया? अमीरों की संपत्ति भी जब्त कर ली। यहाँ पे सत्य कथन पूछा है, तो हमारा सत्य कथन क्या हो जाएगा? यहाँ पर चारों ही कथन सत्य हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा 1, 2, 3 एंड 4। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने नासिर अमीर उल मुमिनीन की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ये उपाधि धारण की थी। ठीक है, और उन्होंने यह अनुभव किया था कि राजनीतिक आवश्यकताएं धार्मिक सहिष्णुता की मांग करती हैं, और खलीफा की सत्ता को मान्यता देने के पश्चात उन्होंने ये उपाधि धारण की थी। आंसर हो जाएगा हमारा बी। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सल्तनत काल में न्याय प्रशासन के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है,
सद्र ए जहां काजी उल कुजात, ठीक। और मुहत्सिब किसे कहते थे? जो जनसाधारण का रक्षक होता था। वारिद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग को कहते थे। और नाजिर कहते थे नापतोल संबंधी अधिकारी को। तो आंसर होगा यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 23। सूची 1 में सल्तनतकालीन महत्वपूर्ण पद और सूची 2 में उनके कार्य दिए गए हैं, उनको सुमेलित करना है। सल्तनतकालीन महत्वपूर्ण पद और उनके कार्य। दीवान ए वजारत, वजीर, वजारत से पता चल रहा है वजीर, इसको बहुत मुख्य ये केंद्रीय पद था, इसको राजस्व की बहुत ज़्यादा जानकारी थी, ठीक है। दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज कौन था? सैन्य मंत्री, जो क्या करता था? सेना की भर्ती, वेतन बांटना, उनकी दक्षता का निरीक्षण करना, ये सब करता था। दीवान ए इंशा, शाही आदेश व पत्रों का प्रारूप तैयार करना, ठीक है। आज के समय में ये काम कौन करता है? बाबू लोग जो होते हैं, एलडीसी यूडीसी, ये सब बाबू लोग होते हैं, वो करते हैं। और लास्ट है दीवान ए रसालत, विदेश मंत्रालय। ये पड़ोसी दरबार को भेजे जाने वाले जो पत्र थे उनका प्रारूप तैयार करते थे, और जो विदेश जाने और आने वाले राजदूत थे उनसे भी बात करते थे। तो 4, 3, 2, 1 यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर। देख लीजिए यहाँ पे औरों के बारे में भी है। नेक्स्ट, फतवा ए जहांदारी किसकी पुस्तक है? पुस्तकें इस समय की बहुत महत्वपूर्ण हैं। फतवा ए जहांदारी लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने, और उन्होंने एक और पुस्तक लिखी है तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है। बदायूं ने रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है, और भी नीचे एक्सप्लेनेशन में कुछ बुक्स हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सल्तनत काल में सराय ए अदल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो सराय ए अदल, तो इसका प्रयोग बाजार के लिए किया जाता है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसने शुरुआत की थी? अलाउद्दीन ने शुरुआत की थी। और ये क्या होता था सराय अदल? यहाँ पे बहुत सारी निर्मित वस्तुएं बाहर के प्रदेशों से जो इम्पोर्ट करके आई हैं वो वस्तुएं, उसके बाद अधीनस्थ राज्यों से और विदेशों से आने वाला जो माल था वो सब, उसका ये बाजार था सराय ए अदल। और यह विशेष रूप से सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था, सब्सिडाइज्ड मार्केट। यहाँ पे सब्सिडी मिलती थी सामान पे, सस्ता सामान मिलता था, सराय ए अदल, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था से संबंधित नहीं था? शाहाना था, हमें बहुत अच्छे से याद है, ये कौन होता था? बाजार का अधीक्षक होता था। परवाना नवीस था, बिल्कुल था ये भी। ये क्या करता था? बहुमूल्य वस्तुओं को बेचने के लिए परमिट देता था। और हिनयान था, ये गुप्तचर थे, ये चेक करते थे कि कहीं कोई प्राइस राइज तो नहीं कर रहा ज़बरदस्ती में, या कुछ और ब्लैक मार्केटिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। अमीर ए हाजिब, ये नहीं थे, ये बाजार व्यवस्था से संबंधित नहीं थे। ये किससे थे? दरबारी शिष्टाचार से। अब आप दरबारी शिष्टाचार को आज कंटेम्प्रेरी में किससे जोड़ेंगे? जो लोकसभा और राज्यसभा में जो समितियां होती हैं, जो कमेटीज होती हैं, ठीक है, आचरण समिति, उससे जोड़िए। देखिए दरबारी शिष्टाचार, दरबार में कैसे आना है, कैसे बात करना है, ये सब जो भी शिष्टाचार उस समय के रहे होंगे, सोचिए अलाउद्दीन के टाइम में ये था। और आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसके बारे में नहीं मिलता, पर लोकसभा के जो अपने नियम हैं उसमें मिलती हैं ये सारी कमेटीज, ठीक है। आंसर है यहाँ पर डी। नेक्स्ट, 27। सल्तनतकालीन करों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवास कर और चराई कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे, बिल्कुल ठीक बात है। वो पहला ऐसा सुल्तान था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था, और बिस्वा यानी कि बीघा के आधार पर राजस्व वसूल करता था। और वो कितना राजस्व लेता था? उपज का 50% तक उसने वसूल किया था, लेकिन ये इस्लाम के खिलाफ था। और जो वो वसूल करता था भू राजस्व उपज का, वो 50% लेता था, और 50% में 50% नकद के रूप में लेता था। उसने आवास हाउस टैक्स और ग्रेजिंग टैक्स भी लगाया था। नेक्स्ट, जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था।
यह स्त्रियों, बच्चों, विक्षिप्तों, अपंगों पर नहीं लगाया जाता था। बिल्कुल ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था। और ज़कात क्या था? जजिया गैर मुसलमानों पर और ज़कात मुसलमानों से लिया जाता था। खुम्स से राज्य को 5वां हिस्सा मिलता था, शेष 4/5 हिस्सा सैनिकों में बांट दिया जाता था। खुम्स क्या होता था? खुम्स होता था जो लूटपाट का सामान है उसमें। तो उसमें क्या होता था, 4/5 जो लूट के सैनिक लाए हैं वो रख लेंगे, और 1/5 राज्य को मिलता था। लेकिन अलाउद्दीन के टाइम पे इसका अपोजिट होने लगा। खुम्स का उसने नियम का उल्लंघन किया, 4/5 खुद लेता था, 1/5 सैनिकों में दे देता था। राजस्व के निरीक्षण पर निर्धारण के लिए अलाउद्दीन ने एक नए विभाग दीवान मुस्त खराज की स्थापना की थी। सही है। तो सत्य कथन पूछे हैं, चारों ही सही है। आंसर हो जाएगा हमारा डी। डी इज द करेक्ट आंसर। 28, निम्नलिखित सल्तनत कालीन सुल्तानों में गाजी मलिक किसकी उपाधि थी? गाजी मलिक किसकी उपाधि थी? गियासुद्दीन तुगलक की। इसी ने किस तुगलक वंश की स्थापना भी की है। ठीक है, मोहम्मद तुगलक को जौना खां कहते थे और गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक को कहते थे। सी सही है। नेक्स्ट 29, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत की थी? ये अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत नए नए इनिशिएटिव्स लिए थे। उसने क्या किया था, घोड़ों की संख्या में कोई दोहराव ना हो इसलिए घोड़ों को उन्हें दागा गया था। ठीक है, नंबरिंग की गई थी। तो ये प्रथा जो है सैन्य व्यवस्था में अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 30, दीवान अमीर को ही विवाह का संबंध किस सुल्तान से है? दीवान अमीर को ही हमने पिछले ही वीडियो में देखा है, इसका संबंध है मोहम्मद बिन तुगलक से। ये कृषि से संबंधित विभाग था। इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की, और क्योंकि कि अकाल की स्थिति से निपटा जा सके और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लगान भी बढ़ सकेगा। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिरोज शाह तुगलक, उसने आगरा शहर बसाया? नहीं, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया है। अगला देख लेते हैं, गरीबों के लिए अस्पताल दारुल शफा की स्थापना की? सही है। टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में रखे गए? सही है, हमने पढ़ा भी है इसको मौर्य साम्राज्य के समय। उसने हांसी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी दूर करने के लिए नहरों की खुदाई कराई। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और तुगलक ने एक नहर जो है सतलज नदी से दीपालपुर के पास तथा दूसरी यमुना नदी से सिरमौर के पास भी खुदवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस दिल्ली सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था? जजिया कर हमने पिछले वीडियो में देखा था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था ब्राह्मणों पर जजिया कर। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक ने गैर शरीयत सारे कर हटा दिए थे और सभी पदों को वंशानुगत भी कर दिया था। उसने दासों के लिए एक अलग विभाग भी बनाया था, दीवान बंदगान, और वो अमीर जो बड़े घर के लोग होते लड़के होते थे उनको उसमें स्लेव बनाता था अपने यहाँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवगिरी का शासक रामचंद्र देव अलाउद्दीन का समकालीन था। सही स्टेटमेंट है। अच्छा, आप लोगों को कई बार प्रॉब्लम होती होगी कि डेट्स नहीं याद कर पा रहे हैं, कौन किसका समकालीन था, कैसे याद रहे, कैसे पता चले। तो बार बार देखिए ना, अलाउद्दीन ने देवगिरी के शासक पे आक्रमण किया है तो उसका समकालीन रहा होगा, तभी तो आक्रमण किया है रामचंद्र पे। ठीक है, तो इस तरीके से एक दूसरे को याद रखिए। मौर्य साम्राज्य के टाइम पे कौन है, गुप्ताज ने किस पे आक्रमण किया है, कौन किसके समकालीन है, इससे इस तरीके से याद रह पाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं, 13वीं सदी में देवगिरी राज ने अपने 2 शासकों सिंहगढ़ और रामचंद्र के अधीन अत्यधिक समृद्धि प्राप्त की थी। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सत्य कथन पूछा है, दोनों कथन सत्य हैं। आंसर हो जाएगा हमारा सी। अलाउद्दीन का शासक था और इस समय देवगिरी के यादवों ने कृष्णा नदी तक का समस्त भाग अपने अधिकार में कर लिया था। ठीक है, और इनकी देवगिरी राज्य के दक्षिण पूर्व में तेलंगाना राज्य था, और जिसकी राजधानी कौन सी थी? वारंगल। और वारंगल पे काकतीय वंश के शासक प्रताप रुद्र देव थे।
प्रताप रुद्र देव जो थे विदेश से व्यापार करते थे, सोना चांदी इनके पास बहुत ज़्यादा था। अलाउद्दीन का समकालीन रामचंद्र देव तो था ही, उसके साथ साथ कौन था? होयसल शासक बल्लाल तृतीय। ठीक है। और सुदूर में इनका पांड्य राज्य थे, और पांड्य राज्यों ने कभी भी इनकी आधिपत्य को स्वीकार नहीं किया था। उस समय वहां का शासक कौन था? कुलशेखर था। क्वेश्चन नंबर 34, फुतुह उल उस सलातीन किसकी रचना है? यह रचना है ईसामी की। ईसामी अलाउद्दीन का समकालीन था। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, ये अलाउद्दीन का समकालीन था। नेक्स्ट, इक्ता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आप बिल्कुल कर सकते हैं। इक्ता प्रणाली किसने स्टार्ट की थी? इल्तुतमिश ने। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? इक्ता जो है वंशानुगत कर दिया था, बाद में ये गलत सिद्ध हुआ। ठीक है, तो इक्ता क्या है? वेतन के रूप में भी दिया जाता था। इक्ता एक राजस्व हस्तांतरण का स्वरूप था। देख लेते हैं, इक्ता हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। बिल्कुल सही है। अधिन्यास मतलब एक पैटर्न है। ठीक है, यह सैनिकों को उनके वेतन के बदले आवंटित किया जाता था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और ये इल्तुतमिश के टाइम पे वंशानुगत नहीं थी, केवल फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे रही थी। सही कथन पूछा है, दोनों कथन सही हैं। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने सियासतनामा पुस्तक की रचना की है? बुक्स बहुत सारी हैं। निजामुद्दीन तूसी ने सियासतनामा पुस्तक की रचना की है। इस पुस्तक में क्या दे रखा है? इक्ता व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रामाणिक स्रोत है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, खालसा भूमि से क्या तात्पर्य है? खालसा भूमि क्या है? ऐसी भूमि जिस पर केंद्रीय शासन का सीधा नियंत्रण था, खालसा भूमि कहलाती है। इस व्यवस्था में सरकार जो है प्रत्येक किसान से नहीं बल्कि चौधरी, मुकद्दम आदि स्थानीय राजस्व अधिकारियों के माध्यम से भूमि कर वसूलती थी। ठीक, केंद्रीय शासन के सीधे नियंत्रण में जो भूमि थी वो खालसा भूमि थी। सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, सल्तनत काल में हश्म ए कल्ब से क्या तात्पर्य है? हश्म ए कल्ब से क्या तात्पर्य है? ये केंद्रीय सेना से संबंधित है। ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। ये सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था और बलबन ने सैन्य विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, तो इल्तुतमिश की जो सेना का गठन था गुलामों के रूप में भर्ती किए गए सैनिकों की शक्ति पर आधारित था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का कौन सा सही अनुक्रम है? अफगान शासक, इतनी तब से हमने क्या देखा है? तुर्क, इलबरी तुर्क, मामलुक तुर्क, गुलाम तुर्क, इन सबको देखा है। अब हम क्या देखते हैं? अफगान शासक। अफगान शासक का कौन सा सही क्रम है? अफगान कौन थे? यहाँ पे जो लोदी वंश के लोग थे वो अफगान थे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन बैठा था? बहलोल लोदी, फिर सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। तो डी यहाँ पर सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40, कागज बनाने की विधि का आविष्कार चीनियों ने कब किया था? चीनियों ने कागज बनाने की विधि का आविष्कार किया था दूसरी सदी में। दूसरी सदी में उन्होंने आविष्कार किया और यह कला जो है 5वीं सदी के समय पे अरब पहुंची और अरब से यूरोप 14वीं सदी में पहुंची। क्वेश्चन नंबर 41, सल्तनत काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में चरखे के चलन से कपड़े के उत्पादन में सुधार आया था। बिल्कुल ठीक है। और क्या हुआ था इस काल में? धुनकी एक चीज़ होती है, उसकी सहायता से कपास को और तेजी से साफ किया जा सकता था। कपास को साफ करना पड़ता है ना, तो ये इस तरीके से हुआ था। और लाल सागर और फारस की खाड़ी के आसपास के देशों से हमारे व्यापार, भारतीय कपड़े का व्यापार भी बड़ी मात्रा में होने लगा। आप अंग्रेजों के समय भी देखेंगे कि हमारा कपड़े का व्यापार हो रहा है। और उत्तम कोटि का भारतीय वस्त्र चीन को भी दिया जाता था, निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट, भारत पश्चिम एशिया से कांच के बर्तनों तथा घोड़ों का आयात
करता था। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, पश्चिम एशिया से मंगाते थे। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही है। सत्य कथन पूछा है तो आंसर हो जाएगा सी। और हम लोग चीन से क्या मंगाते थे? कच्चा रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सल्तनत काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्तनतकालीन शासकों ने रकाबों का प्रयोग घुड़सवारों तथा घोड़ों दोनों के लिए प्रारंभ किया, जिससे धातु शिल्प को बढ़ावा मिला। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इस काल में रहट जो सिंचाई के लिए यूज होती थी उसमें भी सुधार हुआ। अब सिंचाई के लिए छायदा गहराई से ज़्यादा गहराई होगा, यहाँ पे छायदा नहीं, ज़्यादा गहराई से पानी निकाला जा सकता था। स्टेटमेंट सही है। कागज तथा शीशे के निर्माण में सुधार इस काल की प्रमुख विशेषता थी। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सत्य कथन पूछे हैं, तीनों ही कथन सत्य हैं। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 43, सल्तनत काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वप्रथम इसी काल में इमारतों तथा मेहराबों में चूने के चूर्ण को जुड़ाई के लिए काम में लाया गया था। गुंबदनुमा छतें बनने लगी थी, मेहराब बनने लगे थे, तो चूने का जो चूर्ण होता है, पाउडर जो चूना होता है, उसको जोड़ने के काम में लाया जाने लगा था। सही स्टेटमेंट है। इस काल में जहाज़ों में चुंबकीय कुतुबनुमा का प्रयोग शुरू हुआ। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। इससे क्या हुआ? समुद्री व्यापार हमारा बढ़ा, सकारात्मक उस पर प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक के समय सूचक उपकरणों के प्रयोग पर बल दिया गया। समय सूचक उपकरण जैसे कि जल घड़ी, नक्षत्र घड़ी, धूप घड़ी, ये सब लगवाई गई थी तो फिरोज शाह के टाइम पे। आप ये देखिएगा, फिरोज शाह ने बहुत ज़्यादा आक्रमण वगैरह नहीं किए हैं। उसने क्या है, थोड़े कंस्ट्रक्टिव से वर्क किए हैं, डिस्ट्रक्टिव काम जरा कम किए हैं उसने। सत्य कथन पूछा है, तीनों कथन सत्य हैं। आंसर हो जाएगा डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 44, हसन निजामी और फक्र ए मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? किसके दरबारी कवि थे ये? कुतुबुद्दीन ऐबक के। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन दोनों को अपने राज्य में शरण दी थी। क्वेश्चन नंबर 45, किताब उल हिंद किसकी रचना है? ये अल बरूनी की रचना है। अल बरूनी ने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया और ये किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। मोहम्मद गौरी नहीं, याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी बाद में आया, महमूद गजनवी पहले आया था। उसने इसकी रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 46, किस सल्तनतकालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्योहार मनाने पर रोक लगा दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, क्योंकि उसे डर था कहीं कोई षड्यंत्र ना कर ले। सी इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 47, अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है अलाई दरवाज़ा। और इसको अलाई दरवाज़ा को बनवाया किसने है? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। याद करिए कि कुतुब मीनार को किस किस शासक ने बनवाया है। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, फिर इल्तुतमिश ने पूरा किया, फिर फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे चौथी मंजिल पे बिजली गिर गई थी, इसलिए उसने 2 और मंजिलें बनवाई। और प्रवेश द्वार किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। ठीक है, यदि पूछा जाए कि अलाउद्दीन को बनवाने में कितने शासकों का योगदान है तो आप 3 बताएंगे। ठीक है, और अगर, क्योंकि दरवाज़ा एक अलग चीज़ है, ये कुतुब मीनार में इंक्लूड नहीं किया जाता है। और अगर ऑप्शन इस तरीके के हों, वैसे होते नहीं हैं, अगर हों तो अलाउद्दीन का भी नाम आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का था? उसने चांदी का टंका चलाया था और तांबे का जीतल चलवाया था, और जो पूरी तरीके से अरबी सिक्के थे, तो यह चांदी का सिक्का था 175 ग्राम का, तो ये हो जाएगा चांदी। ठीक है, बी सही उत्तर है। नेक्स्ट, खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? खिज्र खां के बारे में हमें पता है पूरी स्टोरी।
खिज्र खां ने कौन से वंश की स्थापना की थी? सैयद वंश की स्थापना 1414 में की थी। तुगलक उस टाइम नहीं रहे और उसके बाद खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 50। किसने अपने भाई उलूग खां और नुसरत खां को गुजरात आक्रमण के लिए भेजा था? किसने भेजा था? सबसे ज़्यादा आक्रमण ऐसा लगता है देखने से कि अलाउद्दीन खिलजी ने ही किए हैं। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था गुजरात पर आक्रमण के लिए। तो यहाँ पर ये उत्तर भी हो जाएगा यहाँ पर ए। तो आज की डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट होती है और दिल्ली सल्तनत के हमने 150 MCQs को सॉल्व किया है, वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके अपने आंसर कितने सही हुए इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।